दोस्तों, मैं लाइव आ चुका हूँ। तो जितने भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। हेलो। हाँ हाँ, लाइव हूँ मैं। दोस्तों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। गुड्डू जी को नमस्कार, सौरभ जी को नमस्कार, रमाकांत जी को नमस्कार। जुड़ जाइए भाई। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और शेयर भी कीजिए। मैंने अपना लिंक भी भेज रखा है आपको फेसबुक पे, और अपने पेज पे भी, एडवोकेट राकेश के पेज पे भी, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको लिंक भेज रखा है। दोस्तों, आप वहां से लिंक को मेरे से जुड़ जाएं। सारे जगह मैंने लिंक आपको भेज दिया है, लिंक शेयर कर रखा है मैंने। जिनको दिक्कत आ रही है वो अब भ्रष्टाचार विरोधी मंच के ग्रुप में जाके लिंक ले सकते हैं, वहां से लिंक, और जुड़ जाइए और शेयर भी कीजिए दोस्तों इनको ज्यादा से ज्यादा। हमारे टीम के जितने मेंबर हैं, बड़ी खुशी होती है कि इतनी बड़ी टीम हो गई। अब हम रीगा में भी काम कर रहे हैं, बेलसंड में भी काम कर रहे हैं, और केसरिया में भी काम कर रहे हैं हम। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो ग्रुप में हमने लिंक आपको भेज दिया है, वहां से शेयर कीजिए और जुड़िए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। 2 मिनट हो गए, हम बात शुरू करेंगे। जी। अच्छा, जो दोस्त अभी जुड़ चुके हैं वो उनसे ही आप बात शुरू करते हैं। बागमती मैया को प्रणाम, और बाबा भुवनेश्वर नाथ को प्रणाम। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कोरोना से शुरू करना चाहूंगा। कोरोना की स्थिति बिहार में बहुत भयावह हो चुकी है। 6,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। 38 जिला है बिहार में, जिसमें 21 जिला में मरीजों की संख्या 100 से ऊपर जा चुकी है। कुछ जिला में 200 से भी ज्यादा के आंकड़ों को पार कर चुकी है। 21 जिला में 100 से ज्यादा मरीज है। सिर्फ 7 जिले ऐसे हैं जिसमें मरीजों की संख्या 100 से कम है, और 10 जिला ऐसे हैं जिसमें मरीजों की संख्या 200 को पार कर चुकी है। अब आइए अपने गृह जिला शिवहर की बात करते हैं। शिवहर में मरीजों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आज के डेट में कुल 28 है। एक मौत भी है, एक की मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना की वजह से। दोस्तों, अभी तक बिहार में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 35 को पार कर चुकी है। मैं आप लोगों से इस लाइव के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप इस बीमारी को हल्के में ना लें, और इससे बचने के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी वर्ल्ड के एक्सपर्ट ने बताया है, WHO के एक्सपर्ट ने, आपके डॉक्टर ने और आपके प्रशासन ने जो भी आपको दिशा निर्देश दिया है, उसका पालन जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कम से कम अपने घर से निकलें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और दूरी बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, किसी भी शादी या फंक्शन में अभी जाना जरूरी नहीं है। अगर शादी रोका जा सकता है तो रोक दिया जाए, नहीं रोका जा सकता तो कुछ 10-15 जनों के साथ इस शादी को कराया जाए, इसमें ज्यादा भीड़ ना जुटाया जाए। आपकी सुरक्षा में ही समाज की सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बीमारी मैंने आपको बताया, इसमें मरने की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100 में सिर्फ 6 से 7 लाख लोग हैं, मरते बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी जो अंदर से जिनकी शारीरिक क्षमता कमजोर है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, जिनका कमजोर है, उनको
सावधानी बरतने की जरूरत है। जो डायबिटिक हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, शुगर के मरीज हैं, या पहले से टीबी, अस्थमा ऐसी बीमारी के शिकार हैं, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, समाज को सुरक्षित कीजिए। आप रहेंगे तो परिवार रहेगा, और परिवार रहेगा तो समाज रहेगा। इसलिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए अपने रोजमर्रा के कामों को करते रहिए। कम से कम घर से निकलिए, खुद भी सावधान होइए, अपने पड़ोसियों को भी सावधान कीजिए। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो हमारा आंदोलन है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, और इसी पे हमारा फोकस हमेशा रहता है। मैं आपको फिर एक बार बात को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूंगा कि मेरा फेसबुक फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुका है। मैंने आपको पेज लिंक इसमें प्रोवाइड करना है। मैं आपको बॉक्स में अभी अपने पेज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको फॉलो कीजिए। मेरे भ्रष्टाचार विरोधी मंच के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उससे जुड़िए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है उसका मुहिम का हिस्सा बनिए। काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे आपको उसका असर दिखाई देता रहेगा। आप जाग रहे हैं, मैं जगा रहा हूं, आप जाग रहे हैं, और यही हमारी सफलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा शिक्षा व्यवस्था से। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये समाज के दो मुख्य बिंदु हैं जिस पर मैं हमेशा बात करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि किसी भी समाज की सुदृढ़ स्थिति का ये द्योतक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये दोनों ही हमारे यहाँ की, पूरे बिहार की, मैं पूरे बिहार के 38 जिला की बात करता हूँ, पूरे बिहार के 38 जिला में ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जो अधिसंरचना है वो पूर्णतया ध्वस्त हो चुका है। और आज के डेट में ये शिक्षा कम होके उद्योग ज्यादा बन गए। ये शिक्षा कम है, उद्योग ज्यादा है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट का आदमी भी हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर आज के डेट में द्रोणाचार्य है तो अर्जुन जरूर पैदा होगा, लेकिन दुख तब होता है जब समाज में मैं द्रोणाचार्य दूर दूर तक दूरबीन लगा के ढूंढता हूं, मुझे द्रोणाचार्य नजर नहीं आता, और फिर आप कहते हैं कि मैं अर्जुन पैदा कर दूंगा। तो अर्जुन तो वहीं पैदा होगा ना जहां द्रोणाचार्य हो। तो दोस्तों, समाज में द्रोणाचार्य नहीं है, आज की डेट में व्यापारी ज्यादा बैठे हुए हैं। तो अब समाज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार की जरूरत है कि ये व्यापारी परिवर्तित हो जाए द्रोणाचार्य में, और अपने अपने विद्यालयों से अर्जुन पैदा करने लगे। लेकिन इसको करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो कि समाज में देखने को बहुत कम मिल रहा है। खासकर शिवहर में, खासकर बिहार के 38 जिला में ये स्थिति देखने को मिल रहा है कि वो उद्योगपति ज्यादा बन रहे हैं। वहां शिक्षक हैं तो शिक्षक का काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दान करना होता है, ना कि उद्योग करना, व्यापार करना, टेंडर लेना, ठेकेदारी करना और पैसा कमाना। अगर आप इस चीज में, पैसा एक स्रोत है, जितना आपको सैलरी मिल रही है उसमें संतुष्टि करना सीखिए, और पैसा सिर्फ इस मकसद से लीजिए कि आपका भरण पोषण हो जाए। आपको द्रोणाचार्य बनना है, शिक्षकों को कह रहा हूं मैं, आपको द्रोणाचार्य बनना है, और द्रोणाचार्य बन के आपको अर्जुन पैदा करना है। आपका मुख्य मकसद ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं उदाहरण के तौर पे 2-3 बातें रखना चाहूंगा। मेरे पास एक वीडियो आया, राजकीय मध्य विद्यालय कमरौली, राजकीय मध्य विद्यालय कमरौली, ये पिपरारी प्रखंड में पड़ता है। दोस्तों, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इसके प्रभारी अभिषेक कुमार जी हैं। अभिषेक कुमार की पत्नी भी इसी स्कूल में कार्यरत है। अब इस प्रभारी महोदय ने, अभिषेक कुमार ने 24 लाख का टेंडर लिया। दोस्तों, मैंने वो वीडियो आपके फेसबुक पे अपलोड किया है।
जिसमें आप ईंट देखेंगे, बेहद ही घटिया क्वालिटी के ईंट का इस्तेमाल हुआ है, जिसको उसमें परीक्षण के तौर पे हमने तोड़ के दिखाया है कि ईंट यूं टकराने मात्र से कई टुकड़ों में मिट्टी में तब्दील हो जा रहा है। ऐसे ईंट का इस्तेमाल कमरौरी राजकीय मध्य विद्यालय के निर्माण में किया जा रहा है, जिसका टेंडर 24 लाख रुपए में हुआ है। दोस्तों, जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का सीमेंट, कोणार्क सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि प्राकलन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्राकलन में व्यवस्था अच्छे क्वालिटी के सीमेंट का इस्तेमाल करना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बातें हो रही हैं, इस तरह की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार भ्रष्टाचार है, क्योंकि कमीशन बट रहा है। ये अभिषेक कुमार तो सरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस स्कूल में सरिया का इस्तेमाल देखिए, आप उस वीडियो को देखेंगे, मेरे फेसबुक पे अपलोड है, मेरे उस पे आप देखेंगे सरिया 12 mm का, 10 mm का सरिया इस्तेमाल हुआ है। 4 सरिये पे पूरा पिलर खड़ा कर दिया गया है। इतनी 2 मंजिल बिल्डिंग है। आप देखेंगे बेहद ही घटिया क्वालिटी का प्लास्टर, जो बालू का इस्तेमाल हो रहा है, वो नदी की बालू का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने उस वीडियो में दिखाया है आपको कि किस तरह से प्लास्टर सिर्फ ऐसे रगड़ने मात्र से ही झड़ के नीचे आ जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह अभिषेक कुमार टाइप के जो प्रभारी हैं, जो बेहद ही भ्रष्टाचार किस्म के प्रभारी हैं, इनके दिशा निर्देश में, इनके अंदर में इस तरह के निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसका पूरा पैसा ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी पैसा जो बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल होना था, उसका इस्तेमाल ये खुद अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इसका वीडियो भी शेयर करूंगा। अपने टीम के मेंबरों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय धनहरा की तरफ ले जाना चाहूंगा। धनहरा में एक व्यक्ति अरुण कुमार है, धनहरा स्कूल में, जो वहां पे मरम्मती का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है। ये मरम्मती के नाम पर खेत के बालू का इस्तेमाल हो रहा है। जब वहां के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, तो ये आग बबूला हो गए। जो भूमिदाता है, जिस भूमिदाता ने इसको स्कूल का जमीन दिया है, उनका ऑब्जेक्शन जायज भी था कि आपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपना भूमि दिया है, ना कि किसी के व्यापार के लिए और किसी को पैसा कमाने के लिए। तो जब इसमें प्राकलन है, अच्छे क्वालिटी का सीमेंट, अच्छे क्वालिटी का बालू इस्तेमाल होना है, तो फिर भला घटिया क्वालिटी का सीमेंट और बालू का इस्तेमाल इसमें क्यों किया जा रहा है? इसके ऑब्जेक्शन पर, भूमिदाताओं के ऑब्जेक्शन पर ये आग बबूला होते हैं। फिर डीएम को इसका आवेदन लिख के दिया जाता है। डीएम देखिए किस तरह से चोर और जाहिल डीएम है, और किस तरह का घटिया मानसिकता वाला ये डीएम है कि बावजूद आवेदन के, ये आवेदन भी मैंने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है। एक तो ये आवेदन जो डीएम लेता है, ये कभी भी अपने दफ्तर का मुहर लगा के नहीं देता, जानबूझ के नहीं देता है, क्योंकि अगर ये उस आवेदन पे मुहर लगा के देगा तो इस डीएम को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इनका मकसद कार्रवाई करना नहीं है, क्योंकि ये भी इस भ्रष्टाचार का में एक अहम रोल निभाते हैं। पहले ही कुछ कमीशन इनको मिल गया होता है, तो भला ये कार्रवाई कैसे करेंगे? तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? आवेदन देने के इतने दिनों बाद भी अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इनको बोला है, भूमिदाताओं को, कि कल जाएं आप डीएम के दफ्तर में और कार्रवाई जरूर होगी, मेरे से बात कराएं और कार्रवाई इस पर किया जाएगा। दोस्तों, एक बिंदु पे और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश जी आए हैं, इनको लेने के लिए कुछ दलाल शिक्षक मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं, ताकि दलाली उद्योग बढ़ा सके, पहले ही जान पहचान बना सके, पहले ही शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश जी को सारी बातों की जानकारी मिल जाए कि यहाँ कैसे उद्योग धंधा, ये दलाली उद्योग कैसे फलता फूलता है, इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं, अमुक अमुक व्यक्ति हैं, इनका परिचय हो जाए। 2-3 व्यक्ति नहीं, काफी व्यक्ति गए थे वहां पे। अभी कुछ लोगों का नाम मेरे पास नहीं आया है, 2-3 व्यक्तियों का नाम तो आया है मेरे पास।
उसमें एक सुधीर कुमार सिंह है, वो भी गए थे उन्हें लेने। तो इस तरह से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यही होता है। मैं बार बार जो लक्ष्मण पटेल का बात करता हूँ, वो कोई डीएम आता है नया, उसको बताता है कैसे यहाँ दलाली उद्योग को बढ़ावा देना है, कैसे इसको फैलाना है, ये शुरू से ही दिशा निर्देश देना शुरू कर देता है। अब ये नवनियुक्त शिक्षा पदाधिकारी आए हैं और आते इनको दलाल लोग इनके पीछे लग गए। अब जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि शिक्षा पदाधिकारी को लेने के लिए सिर्फ उस दफ्तर के कुछ लोग जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन बाहर के शिक्षक आके पहले ही, अब ये सुधीर कुमार सिंह जिनके पास 2 स्कूल का प्रभार है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? प्रभार 2-2 स्कूल का इन्होंने ले रखा है। तो ये सुधीर कुमार सिंह ये बेहद ही दलाल किस्म के लोग हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो ये अपना सिर्फ फायदे करने के लिए, सिर्फ आर्थिक फायदा करने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य को मटियामेट कर रहे हैं, शिवहर के शिक्षा तंत्र को मिट्टी में मिला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। अब इस शिक्षा तंत्र में एक और व्यक्ति है जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, उसका नाम है कुंदन कुमार। ये व्यक्ति पिछले 10-12 सालों से डीपीओ ऑफिस में स्थापना में बैठा है और इसकी पहुंच पर पकड़ इतनी मजबूत है। ये दलाल किस्म का और बेहद ही चोर किस्म का इंसान है और ये हर तरीके का हथकंडा अपनाता है, यहाँ दलाली करता है, लोगों में बड़े हुए जो पैसे हैं इंक्रीमेंट को देने के लिए उसमें कमीशन मांगता है। किसी भी तरह का काम कराना हो, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10%, इस तरह का कमीशन फिक्स है। तो ये सब शिक्षा व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे दलाल और चोर लोगों से छुटकारा पाने की जरूरत है, तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सकता है। दोस्तों, मैं बार बार अपने लाइव से सिर्फ उन लोगों पे आघात करता हूं, कुठाराघात करता हूं जो दलाली उद्योग को और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप पहचानो, इनका नाम लेने के पीछे मेरा कोई निजी दुश्मनी या निजी फायदा नहीं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को समाज के सामने रखना, ताकि समाज के अच्छे लोग इनसे दूरी बनाएं और भ्रष्टाचार से बचा जा सके। ऐसे लोगों को जूतों की माला पहनाने की जरूरत है, ऐसे लोगों से नफरत करने की जरूरत है, जब तक कि ये भ्रष्टाचारी और दलाली नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, अब मैं दूसरा ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ लेना जाना चाहूंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शिवहर जिला में 2 हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल शहर से थोड़ी दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे, और एक शहर के अंदर जो पुराना सदर हॉस्पिटल है। दोस्तों, आप देखेंगे, मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस जो पुराना सदर हॉस्पिटल है उसका अब नाम मातृ एवं शिशु अस्पताल है। उसके अंदर आप देखेंगे बेड तक ऑलमोस्ट पानी भरा होता है। आपको रेंग के जाना पड़ेगा उस हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो सिविल सर्जन है, डिप्टी सिविल सर्जन और हमारे डीएम तीनों ही भ्रष्टाचारी हैं और इसी वजह से, और नगर पंचायत अध्यक्ष भी भ्रष्टाचारी हैं। नहीं तो नाली की व्यवस्था करते और उसमें पानी जमाव नहीं होता, जल जमाव नहीं होता। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का दायित्व सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन, नगर पंचायत अध्यक्ष और डीएम का था, बट इन चारों ने कोई कार्रवाई नहीं किया और हॉस्पिटल के हालात इस कदर बदतर है इस समय, वो आप वीडियो में देख के आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए मैं सरोजा अस्पताल की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सरोजा अस्पताल में आप देखेंगे जो पेशेंट हैं वो लंबे कतार में खड़े होते हैं और जो स्टाफ है हॉस्पिटल के वो बातों में मशगूल होते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि पेशेंट की कितनी लंबी लाइन बाहर खड़ी है और बेचारे मरीज कितने परेशान हैं। बस भ्रष्टाचार का आलम ये है दोस्तों, और इसका खामियाजा एक नया गांव के व्यक्ति को भुगतना पड़ा। उसका पैर कट चुका था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। डॉक्टर के अभाव के कारण वो व्यक्ति वहीं दम तोड़ गया। वो नया गांव का व्यक्ति है, उसका भी मैंने फोटो आपने फेसबुक पे अपलोड किया है दोस्तों, आप उसे
देख सकते हैं। तो ये हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये समाज के दो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दो महत्वपूर्ण अधिसंरचना है, और दोनों की अत्यंत ही दयनीय और जर्जर स्थिति है। और इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार प्रशासन है। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन, नगर पंचायत अध्यक्ष और डीएम है। शिक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो ओम प्रकाश हैं, अभी नवनियुक्त शिक्षा पदाधिकारी आए हैं, वो हैं। डीपीओ स्थापना का प्रभार अभी किसको मिला है मैं कंफर्म नहीं हूं, वो व्यक्ति। ये सब शिक्षा में घोटाले के लिए, शिक्षा में भ्रष्टाचार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऐसे व्यक्तियों से ये खुद आके दलाली नहीं करते हैं, इनको दलाली करने के लिए उकसाया जाता है। वो हमारे समाज के ही कुछ लोग होते हैं जो दलाली करने के लिए उकसाते हैं। उन लोगों का नाम मैं समय समय पर आप लोगों के सामने रखता हूं। शिक्षा में कुंदन कुमार, सुधीर कुमार सिंह, और डीएम को भ्रष्ट करने में लक्ष्मण पटेल, जिसका नाम मैं कई बार ले चुका हूं। और डीएम से उसकी तो इतनी साठगांठ है। अभी कोई मुझे बता रहा था गांधी भवन में कोई आयोजन हो रहा था, 4th ग्रेड का कर्मचारी है ये लक्ष्मण पटेल, और उससे ये डीएम अविनीश कुमार सिंह कान में यूं बात कर रहा है जैसे कि उसका पर्सनल सेक्रेटरी। अभी भी लोगों को दिखाने के लिए ये डीएम ये दिखाना चाहता है कि मैं लक्ष्मण पटेल से दूरी बना के रखता हूं। अभी भी लक्ष्मण पटेल इसके घर पे जाता है, अभी भी लक्ष्मण पटेल इससे प्राइवेटली मिलता है, और सारी दलाली और भ्रष्टाचारी का काम ये लक्ष्मण पटेल के साथ मिलकर ये डीएम कर रहा है। बेहद ही घटिया किस्म का, निहायती चोर और दलाल किस्म का ये डीएम है। इसके वश का कुछ नहीं है। और मैं इसका उदाहरण अभी आपको देता हूं। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये और हमारे एसपी साहब दोनों गए थे निरीक्षण में, बेलवा डैम के निरीक्षण में। ये गए थे बांधों के निरीक्षण में। फोटो खिंचवाया उन्होंने, फोटो शूट आउट कराया, और फोटो में ये दिखवा रहे हैं कि डीएम, शिवहर डीएम और एसपी बेलवा डैम का निरीक्षण करते हुए। अरे निरीक्षण आपने घंटा किया, निरीक्षण के नाम पर महज खानापूर्ति किया। निरीक्षण करके आपने ये देखा इस बाढ़ में मैं कितना रकम बना सकता हूं, इस बाढ़ में मैं कितना रकम बना सकता हूं। और आज 3 बजे की घटना सबके सामने है। जो बेलवा डैम को बचाने के लिए जो डाइवर्जन बांध बनाया गया था, वो बांध आज ताश की पत्ते की तरह ढेर हो गया। फिर डीएम साहब वहां पहुंच गए। आप किस लिए पहुंचे? सिर्फ इसलिए कि अब उसमें कितना बहा है, कितना आइटम और कितना मटेरियल बह गया। बहा 2 लिखो 20, बहा 3 लिखो 30, और इस तरह अपने पॉकेट को भरे। तो ये तो कामधेनु गाय है बेलवा डैम और बेलवा बांध। कोई नहीं चाहता कि ये बेलवा डैम बन के तैयार हो जाए। ये कामधेनु गाय दूध देना बंद कर देगी जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए इस गाय को जिंदा रखना है, ताकि जो भी डीएम आए अपना पॉकेट भरे, जनता का खून पिए, और अपनी जो है अपने बच्चों का भविष्य तैयार करें। यही रिश्वत के पैसे ले जाके, सैलरी से तो आपका पेट भरता नहीं डीएम साहब, यही रिश्वत के पैसे ले जाके बच्चों को तो विदेश भेजोगे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर आपको विश्वास और भरोसा तो है ही नहीं। और कैसे होगा? आप जानते हैं किस तरह की दलाली और किस तरह की कुव्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था में। और यहाँ कोई द्रोणाचार्य तो है नहीं कि अर्जुन पैदा हो जाए। तो आपको ये अच्छी तरह मालूम है, यहाँ तो बिजनेसमैन रहते हैं स्कूल के अंदर। तो किसी दलाल के पास आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ने भेजेंगे? और विदेश भेजने के लिए मोटा पैसा चाहिए, वो मोटा पैसा आप इस बेलवा डैम से बनाते हैं। तो 4 दिन पहले फोटो शूट आउट करा रहे थे, उसमें आप निरीक्षण घंटे का कर रहे थे। निरीक्षण किस बात का निरीक्षण किया और क्या किया निरीक्षण? मैंने तभी लिखा था आपके ट्विटर पे रिप्लाई में लिखा था कि आप ये देखने गए थे कि कितना पैसा आप बना सकते हैं उसमें, और आज वही हुआ। आज आपने पैसा बनाने का काम किया है, अब आप रिपोर्ट देंगे। जैसे आपने आपदा में पैसा बनाने का काम किया है, 11,500 आदमियों को आपने दिखाया, 600 के हिसाब से 69 लाख रुपए का आपने सामान बांट दिया। 3 स्टील के बर्तन, दरी, बाल्टी, मक्का और मच्छरदानी ये बांट दिया। अभी भी 1000 से ऊपर आदमी हमारे पास हैं जो बताते हैं कि नहीं आते। आप उसका लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आप इतने सच्चे आदमी हैं और इतने बड़े आदमी हैं तो, क्योंकि आप चोर हैं, क्योंकि आप दलाल किस्म के आदमी हैं, क्योंकि आप दलाली करने के लिए शिवहर में आए हैं। और यही वजह है कि लक्ष्मण पटेल जैसे व्यक्ति से आप दूरी नहीं बना पा रहे हैं। लक्ष्मण पटेल जो कि एक 4th ग्रेड का कर्मचारी है,
वो आज सुपर डीएम बन के जिला में काम कर रहा है और उसके नीचे आप काम कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है डीएम साहब। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बेलवा डैम में आपको कूद के मर जाना चाहिए, क्योंकि आप डीएम बनने के लायक नहीं थे और पता नहीं कैसे बन गए। अब आइए दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। दूसरा आपका कारनामा बताता हूं मैं। लॉकडाउन में जनता बुरी तरह परेशान और त्रस्त है। आर्थिक तंगी की मार झेल रही है जनता। और मुझे खबर आई, एक मिर्ची का पौधा बेचने वाला आदमी जो 5 रुपए 10 रुपए में 50 मिर्ची का 20 मिर्ची का बेचता होगा, वो उसके पॉकेट में 25 रुपया था। और आपने उस व्यक्ति को गिड़गिड़ाने के बावजूद वो दिखा रहा है कि मालिक मेरे पॉकेट में तब 25 रुपया है, 25 रुपया के अपने चालान काट दो। ये ठीक है कि आप चालान काट रहे थे, ये अच्छी बात है कि आप चालान काटने के लिए गए ताकि लोग जो है दिशा निर्देश का पालन करें, कोरोना को रोका जा सके, ये ठीक है। लेकिन एक इंसानियत और एक संवेदनशीलता भी होती है इंसान के अंदर। आप देख रहे हैं गरीब आदमी, किसानों की हालत तो क्या है, ये किसी से छुपा है क्या? किसानों की हालत तो ये हो चुकी है कि किसान अब आत्महत्या करने पे मजबूर है। कैसे जिंदगी जी रहे हैं किसान, कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये तो किसान ही अपने दर्द को समझता है। आप थोड़ी समझ सकते हैं। आपको तो दलाली का पैसा आता है, दुनिया भर का पैसा आता है, आपके यहाँ तो पैसे की बारिश होती है। आप किसान के दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप अगर किसान के दर्द को समझते तो इस तरह की संवेदनहीनता आप नहीं दिखाते डीएम साहब। जिस किसान के पॉकेट में 25 रुपए था, उस किसान को आपने 51 रुपए का चालान काटा। तो आपके अंदर संवेदनशीलता मर चुकी है। आप इंसान है ही नहीं, आप जानवर हैं, जानवर। और आपने उस किसान को 51 रुपए का चालान काटा। उस किसान ने, उस व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लेके आपके चालान के पैसे पूरा किए। मैं आपके संवेदनहीनता पे उंगली उठा रहा हूं। आपने चालान काटा वो ठीक है, लेकिन चालान 25 रुपए का भी काटा जा सकता था जो उसके पॉकेट में था। महज एक दंड ही तो देना है, महज एक सबक ही तो सिखाना था उसको कि कल से वो 20 रुपए का मास्क इस्तेमाल करे। 25 रुपए का चालान कट जाता, 20 रुपए का मास्क वो कल से पहन के जरूर आता। आप एक आप उसको एक सीख देख के भी छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो आपने नहीं किया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, इस लॉकडाउन में हर एक व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बावजूद इसके इस डीएम साहब ने कई दुकानों को सील कर दिया मास्क नहीं पहनने पे। अरे डीएम साहब, आप 2 दिन पहले लोगों को घूम के ये चेतावनी दे देते कि 2 दिन का आपको समय दिया जाता है, आप इस दिशा निर्देश का पालन करें, अन्यथा आपकी दुकानें सील कर दी जाएगी, आपको चालान काट दिया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? जो व्यक्ति ऑलरेडी पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके दुकान को आपने सील कर दिया। डीएम साहब, इस तरह की संवेदनहीनता में आप कैसे लिप्त हो सकते हैं? इस तरह की संवेदनहीनता आपके अंदर कैसे हो सकती है? मुझे तो कई बार शक होता है आप इंसान भी हैं या जानवर हैं, या आप हैवान हैं, है क्या आखिर आप? आपके अंदर संवेदनशीलता बिल्कुल मर चुकी है। आपको दया नहीं आई उस व्यक्ति पे कि जो आज इतने दिनों में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके दुकान को आप सील कर देते हैं और कई सालों तक। अरे सील करना है तो आप उन क्लिनिक्स को सील कीजिए, उन लैब टेस्टिंग जांच घर है उसको सील कीजिए जिसके पास लाइसेंस नहीं है। वो बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के वो जांच घर चला रहे हैं और उसमें सारे नियम कानून को का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। बावजूद उसके उसको तो आप कभी सील नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लाख रुपए महीने का 5,000 पर जांच घर से आपको हर महीने पहुंच जाता है डीएम साहब। तो आपको तो पैसे से मतलब है। आपने इस आपदा को भी पैसे कमाने का एक जरिया बनाया। तो आपने ये सोचा कि दुकान सील करेंगे तो फिर ये रिश्वत लेके हमारे पास आएंगे और लक्ष्मण पटेल जैसे दलालों के थ्रू रिश्वत हमारे पास पहुंचेगा और इस तरह से हम पैसा बनाने का काम करेंगे। तो आप आपदा में भी हर जगह वो अवसर तलाश ही लेते हैं कि पैसे कैसे बनाया जाए। तो आपने पैसे बनाने का जरिया तलाशा बेलवा डैम पे, आपने पैसे बनाने का जरिया तलाशा इस कोरोना जैसे महामारी में, लोगों का दुकान सील करके, लोगों का चालान काट के। तो डीएम साहब, इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप आंदोलन पे मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें कि आपको जूतों की माला से स्वागत करनी पड़े। तो मैं आपसे बार बार ये दरख्वास्त करना चाहता हूं
कि आप अपने हालात को सुधारें, अपने स्टैंडर्ड को सुधारें। आईएएस ऑफिसर हैं, उसकी कुछ मर्यादा होती है सीट की, उस मर्यादा को बनाए रखें, संवेदनशीलता को मरने ना दें, आप इतना संवेदनहीन ना बने, लोगों को की जो जरूरत है, लोगों की स्थिति परिस्थिति को आप समझें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, ये बहुत जरूरी है। अब आइए, मैं डीएम साहब आपका ध्यान और शिवहर की जनता का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि अब तो लक्ष्मण पटेल की थोड़ी दूरी आपसे बन चुकी है। तो लक्ष्मण पटेल ने 5 व्यक्तियों को जो होम गार्ड की ड्यूटी करते हैं, उसको जासूस के तौर पे वहां लगा रखा है। नाम है सतीश कुमार सिंह, जैनेन्द्र तिवारी, भूटा पासवान, शैलेंद्र कुमार और मधुरेंद्र त्रिवेदी। ये जो जासूस हैं, ये हर पल हर क्षण का रिपोर्ट की खबर लक्ष्मण पटेल को देते रहते हैं और इनके जरिए दलाली का काम और दलाली उद्योग समाहरणालय के अंदर फल फूल रहा है। क्योंकि लक्ष्मण पटेल को इस बात का हमेशा डर होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति मेरे ऊपर नजर रख रहा होगा, हो सकता है कि मैं दलाली लेते देते पकड़ा जाऊं। इसलिए अब इसने तरीका बदल लिया है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि तरीका तो ये बदलेंगे ही और बदल चुके हैं। यह खुद नहीं करते, किसी और से कराते हैं। अब दलालों ने दलाल नियुक्त कर लिया है, तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर बोलते हैं इसको। इस तरह से दलाली उद्योग हमारे शिवहर में चल रहा है। अब आइए, मैं आपको आपका ध्यान नगर पंचायत की तरफ ले जाना चाहता हूं, नगर पंचायत अध्यक्ष के भ्रष्टाचार की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत की तरफ ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, आपने सड़कों की स्थिति, दयनीय स्थिति, जर्जर स्थिति, हॉस्पिटल के अंदर पानी का भराव, जल जमाव, कीचड़ सड़क पे हर जगह आपने देखा। और नगर पंचायत अध्यक्ष का जो आलीशान मकान बन रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो आलीशान मकान ये अपने कमाई से नहीं बना रहे हैं, ये आलीशान मकान आपके पैसे को लूट के बनवा रहे हैं, ये आपके नगर पंचायत अध्यक्ष अंशुमान नंदन सिंह। अब इनके कमाई का जरिया क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हर एक मकान जो नगर पंचायत के अंदर बन रहा है, उसके नक्शा को पास कराने के नाम पर 12,000 रुपए का रिश्वत लेते हैं, एक कमाई का जरिया। अब आप देख लीजिए, शिवहर नगर के अंदर मैं समझता हूं हर साल हजारों मकान का निर्माण होता है और उस मकान के निर्माण में जो नक्शा पास होता है, उस नक्शा को पास कराने में ये 12,000 रुपए का रिश्वत लेते हैं। 12,000 रुपए का रिश्वत, एक कमाई का जरिया। दूसरा, यहां जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना आया, उस प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने 50,000 से लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिलता है नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 50,000 से लाख रुपया रिश्वत इन्होंने लिया है। इसमें ऐसी भी व्यवस्था इन्होंने की थी कि जिसका मकान पहले से बना हुआ है, उसको भी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया और पैसे का 50-50 बंटवारा कर लिया। 1 लाख रुपए बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को, और 1 लाख रुपए इन्होंने खुद रख लिया। 2 जरिया हो गए, 12,000 रुपए नक्शा पास कराने के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना पे, और तीसरा, इन्होंने जितने भी फंड आए हैं सड़क निर्माण के नाम पे, नाली निर्माण के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, हरियाली के नाम पर, वो सारा पैसा इन्होंने गबन कर दिया। वो आपको साफ स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। और वो पैसा सारा इकट्ठा करके इन्होंने आलीशान मकान का निर्माण करना शुरू कर दिया है और महंगी गाड़ी में घूमते हैं, फ्लाइट से नीचे जाते नहीं। तो ये व्यवस्था इनके पास कोई पूर्वजों की देन नहीं है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं, नगदी की कमी आज के डेट में हर किसान के पास है, लेकिन ये नगर पंचायत अध्यक्ष है, इनके पास नगदी का पूरा भराव है, नगदी की बारिश होती है इनके चारों तरफ, क्योंकि ये रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी है, चोर है। और इस तरीके से ये अपना आलीशान मकान बना रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और शिवहर नगर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं आवाज उठाता हूं और मेरे पोस्ट पे जब कमेंट आता है, तो ये जाके उस व्यक्ति को धमकाने की कोशिश करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, आप उनका समर्थन मत कीजिए। मेरे पास ये खबर आती है, मेरे भी जो जुझारू दोस्त हैं वो पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं, राकेश जी, मैं आपके मुहिम में दिल के साथ तन मन धन से जुड़ा हूं, मुझे कोई धमकी तो दे रहा है, मैं वीडियो बना लूंगा, आपको भेज दूंगा, पुलिसिया कार्रवाई आप कर दीजिएगा।
मैं इसके लिए तैयार बैठा हूं। अभी नगर पंचायत अध्यक्ष को ये लग रहा है कि शायद कोई कार्रवाई ना हो, तो कार्रवाई बहुत होगी। कारण है सिर्फ कोर्ट का बंद होना, और कोर्ट के बंद होने से हमारा हाथ बंधा हुआ है, जिसकी वजह से मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूं। आरटीआई का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, महीना पूरा होने दीजिए, हम जवाब आपसे ले लेंगे, हमें तरीका मालूम है। नहीं तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जनहित याचिका या रिट बोलते हैं, वो दोनों हम लगा के आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना बड़ा आपने घोटाला किया हुआ है, उसका सारा घोटाला का मैं चिट्ठा अपने पास मंगवा लूंगा और उसका पर्दाफाश करूंगा। दोस्तों, इनका काम, इनका तंत्र क्या रहा है नगर पंचायत अध्यक्ष का? ये गुंडा लोगों को पालते हैं। कुछ गुंडा तत्व हैं जिन पर हमारी नजर है। इनका एक भाई भी है, मैं नाम लूंगा बाद में। ये गुंडा तत्वों को पालते हैं और गुंडे लोगों को संरक्षण देते हैं, और ये सोचते हैं हम इन गुंडा लोगों की से लोगों की बोलती बंद कर देंगे और अपना काम जारी रखेंगे। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ये गुंडागिर्दी मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, ये गुंडागिर्दी नहीं चलने वाला शिवहर के अंदर। शिवहर नगर की जनता जाग चुकी है। आप चोर हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष अंशुमान नंदन सिंह, आप चोर हैं, भ्रष्ट हैं, जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। और ये आप बदमाशी की और इनकी धौंस दिखा के जनता को चुप नहीं करा सकते। आप चिंता मत कीजिए, वो दिन भी आएगा, आपको भी जूते की माला पहनाई जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये बार बार कहता हूं, आप अपने औकात में रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। औकात से ज्यादा बढ़ना आपके फायदे में नहीं रहेगा। इस तरह की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, और भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए। इसी में भ्रष्टाचार में लिप्त ना होकर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना देकर, आप जिसका हक जितना है उसे दें। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सुविधा है वो लाभार्थियों को पहुंचवाएं, और किसी भी तरह की धमकी, डराने की कोशिश ना करें। यह आपके हक में नहीं होगा। जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया, मैं सलाखों के पीछे पहुंचवा दूंगा, आपकी सारी पैरवी धरी की धरी रह जाएगी। आइए, अब मैं रीगा की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, रीगा प्रखंड से दाखिल खारिज में जो भ्रष्टाचार है, इसकी एक वीडियो आई थी हमारे पास। व्यक्ति का नाम मिथिलेश झा था। उससे दाखिल खारिज के नाम पर कई सप्ताह तक चक्कर कटवाए गए, उसके बाद उनसे रिश्वत मांगी गई। वो वीडियो मेरे पास आया, मैंने मिथिलेश झा से खुद संपर्क किया। मिथिलेश झा को मैंने आश्वासन दिया, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आपको किसी तरह की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, मैं आपको बार बार ये कहता हूं, आप एक कदम बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ 4 कदम हूं। लेकिन जो मेन विक्टिम है, जो शिकार बनाए गए हैं, उनका आगे आना बहुत जरूरी होता है। बिना उनके आगे आए किसी तरह का शिकायत या आवेदन पे सुनवाई संभव नहीं है। तो आप अपने अंदर की बुजदिली को निकाल के फेंकिए। कुछ लोग हैं जो अभी भी बहुत डरे हुए हैं। आपको अपने अंदर की बुजदिली को निकाल के फेंकनी पड़ेगी। आवेदन लेके आपको दफ्तर तक पहुंचना पड़ेगा, और जिस दिन आप पहुंचेंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आवेदन पे कार्रवाई जरूर होगी, और हो भी रहा है। मैंने मिर्जापुर दवाई के राजेश का नाम लिया था, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैंने उसे सुरक्षा, आपके थाना प्रभारी, शिवहर के थाना प्रभारी अशोक राय से आवेदन दिलवा के, एसपी साहब संतोष जी से आवेदन दिलवा के, उनसे मैंने खुद फोन पे बात किया और उसको सुरक्षा प्रदान की गई। तो दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सुरक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं चलेगा और आप आगे ही नहीं आएंगे तो सुरक्षा मैं किसको दिलवाऊंगा? तो मिथिलेश झा को भी मैंने यही आश्वासन दिया। मिथिलेश झा जुझारू टाइप के आदमी हैं, और वो भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। वो भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं रीगा के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी तरह की का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह की बदमाशी नहीं चलने वाली। दोस्तों, सीतामढ़ी में अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, चाकू मारकर आपके पिपराड़ी थाने की आशोपुर गांव का एक व्यक्ति है रोशन कुमार, उनके पिताजी का नाम है नागेंद्र प्रसाद यादव। उनके बेटे की, रोशन कुमार के बेटे को चाकू मारकर सीतामढ़ी में हत्या कर दी गई। तो मैं डीएम
सीतामढ़ी से ये जानना चाहता हूँ, एसपी सीतामढ़ी से ये जानना चाहता हूँ, किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ एसपी साहब, किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ सीतामढ़ी डीएम साहब, जो आए दिन आपके यहाँ कोई ना कोई मर्डर होता है, आए आए दिन हमेशा कोई ना कोई मर्डर होता है। डीजीपी साहब आते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तो व्यवस्था ठीक कर दिया है, वहां तो व्यवस्था अब नहीं होगी हत्या और किसी तरह का नहीं, लेकिन इस तरह का उद्योग बावजूद इसके चल रहा है। तो मुझे तो सीतामढ़ी के डीएम पे भी डाउट होता है, मुझे तो सीतामढ़ी के एसपी साहब पे डाउट होता है, क्या आप भी मिले हुए हैं क्या इस उद्योग में? अगर नहीं है तो ऐसा क्यों? अभी महीने 2 महीने 1.5 महीने के अंदर 2 हत्याएं हो चुकी है सीतामढ़ी के अंदर। तो इस तरह से किस तरह लोग इस तरह का उद्योग कैसे, हत्या का उद्योग कैसे फल फूल रहा है सीतामढ़ी के अंदर? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आशोपुर गांव, ये हमारे शिवहर का लड़का है, ये नागेंद्र प्रसाद यादव का बेटा है रोशन कुमार, आशोपुर गांव का पिपराड़ी प्रखंड का रहने वाला लड़का है ये, इसकी हत्या कर दी गई है। आप इसका न्याय दिलाना आपका काम है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है सीतामढ़ी के अंदर, बिल्कुल ही कानून का, जो लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही चरमराया हुआ है। इससे तो बहुत बेटर हमारे यहाँ की स्थिति है। माना कि आपके यहाँ आबादी 35 लाख प्लस है, 40 लाख आबादी है आपको संभालना, लेकिन आपके यहाँ खाना भी बहुत है, आपके यहाँ जो मैन पावर रिसोर्सेज है वो भी बहुत है, बावजूद इसके आप हत्या को नहीं रोक पा रहे हैं। जिस तरह का हत्या उद्योग सीतामढ़ी में चल रहा है उसको कंट्रोल करना ये आपका काम है डीएम साहब और एसपी साहब, आप इस पर जरूर ध्यान दें। और किस तरह की व्यवस्था है सीतामढ़ी के अंदर, अभी देखिए शिक्षा में क्या भ्रष्टाचार है। अभी एक शिक्षक है हमारे पास की जिनकी जानकारी आई है हमें, हमारे पास संजीव कुमार है, उनको 4-5 सालों से उनको सैलरी ही नहीं दी जा रही थी। बेचारे दफ्तर के चक्कर काट काट के और लास्ट में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, उन्होंने अपनी नसें काट ली, नसें काट के खून से लिख दिया भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। तो अब क्या इसके बावजूद उसके हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, उन्हें नजर नहीं आ रहा, अंधे हैं, कान से बहरे हैं, क्या है कि आपको एक शिक्षक आत्महत्या कर रहा है और खून से भ्रष्टाचार मुर्दाबाद लिख रहा है। मतलब भ्रष्टाचार किस तरह जमा चुकी है, इससे बढ़िया और बेहतर उदाहरण आपके सामने क्या हो सकता है? ये संजीव कुमार द्वारा अपने खून से भ्रष्टाचार मुर्दाबाद लिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए सीतामढ़ी डीएम को, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए सीतामढ़ी शिक्षा पदाधिकारी को, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए सीतामढ़ी एसपी को, कि इतना जर जमा चुका है भ्रष्टाचार और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मतलब एसपी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी एक बात और हो रही थी कि आप अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है या अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, जो भी बात है, इस बात को जैसे भी समझिए, इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ एक राजनीतिक दल अपराधियों को अपने उसमें पद दे रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है, आप अपराधियों का राजनीतिकरण करेंगे तो आपकी मंशा ठीक नहीं है। ये साफ साफ स्पष्ट कह रहा है कि आप फिर से जंगल राज को वापस लाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बार बार आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो अपराध करने वाले व्यक्ति के लोग या अपराधी जो इसमें संलिप्त हो रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, उनसे उनको पहचानने की जरूरत है, उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। जो राशन डीलर हैं, तो राशन डीलर बावजूद मेरे आवाज उठाने के, इतनी सारी बातों को करने के बावजूद भी, अभी मेरे पास खबर आई मंडे को, इसी पिछले सोमवार को, एफसीआई गोदाम से ही ये भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। अखबार में बाकायदा ये आया हुआ था कि एफसीआई गोदाम में ही कुछ अनाज ले काट लिया जाता है, फिर उसके बाद राशन डीलर आधा आधा किलो कम करके देते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है दोस्तों, इसको सुधार करने की जरूरत है और इसमें हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। असल में क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप सब जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, आगे नहीं आना चाह रहा है। जी रोशन कुमार जी को नमस्कार, विपिन सिंह जी को नमस्कार, लक्ष्मी पटेल को नमस्कार, जटाशंकर शुक्ला जी को नमस्कार। गुड इवनिंग जटाशंकर शुक्ला जी। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन की जरूरत है।
और हमें आपको आगे आने की जरूरत है। जब तक हम डरे रहेंगे, ये बुजदिली जब तक हमारे अंदर रहेगी, ये इसी तरह से आपका हक मार के लूट के खाते रहेंगे और आप यूं ही खुले आंखों से तमाशा देखते रहेंगे। आपके सामने ही आपका हक मार दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह की जो कुव्यवस्था आप देख रहे हैं, जो सारे सिस्टम है, मैं अपने टीम मेंबर से कहना चाहूंगा वो धनारा का लिंक और जो कमरौली राजकीय मध्य विद्यालय का जो लिंक है, जो वीडियो है, वो कृपया लिंक में जरूर डाल दें और मेरे पेज का भी लिंक डाल दें आप इसमें, ताकि लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और भ्रष्टाचार विरोधी मंच का भी जो लिंक है वो उसमें डाल दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। दोस्तों, मैं देख रहा हूं शायद बारिश होने की वजह से और बाढ़ की वजह से हमारे क्षेत्र के कम लोग आज जुड़ पा रहे हैं। नेटवर्क की समस्या है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप हमें हमारे वीडियो को देखते हैं, ये हमें पता लग जाता है और इस तरीके से मैं आपसे जुड़ के आपको जगाने का काम करता हूं। ये मेरे लिए ये मेरे लिए काफी संतुष्टिदायक होता है और आप जाग भी रहे हैं। जिस तरह की आवाज उठने लगी है, कुछ एक लोग जो अपने निजी फायदे के लिए कई बार पीछे हट जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने निजी फायदे के लिए अगर सोचते रहेंगे, हर एक कोई निजी फायदे के लिए सोचता रहेगा, तो समाज में बदलाव संभव नहीं है। दोस्तों, आप ये बात समझिए, मेरे को कोई निजी फायदा नहीं होने वाला। मेरे पास अप्रोच हो चुका है, कई बार मुझे पैसों से लालच दिया जा चुका है, मुझे कई बार कई तरीके का लालच दिया जा चुका है, बावजूद उसके मैं नहीं झुका हूं, सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, मेरा काम इतना दम किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ क्या मैं पूरे बिहार में चुनौती देता हूं, किसी व्यक्ति में इतना दम नहीं कि मेरा काम रोक दे और मुझे परेशान करे। लेकिन बावजूद इसके मैं सिर्फ आपके लिए लड़ता हूं, आपके लिए आवाज बुलंद करता हूं। अगर फिर भी आप अपने निजी हित को तरजीह देते हैं और सिर्फ निजी हित को ही फायदे में रख के आप देखते हैं, तो समाज का इसमें भला नहीं होने वाला। दोस्तों, सामूहिक हित के लिए निजी हित का परित्याग बहुत जरूरी है और शिक्षा में द्रोणाचार्य पैदा हो, इसके लिए जरूरी है कि आप भगत सिंह बने। तो जिस दिन द्रोणाचार्य पैदा होगा, मैं आपको वादा करता हूं कि अर्जुन भी जरूर पैदा होगा। अर्जुन सिर्फ द्वापर युग में ही नहीं पैदा होते, अर्जुन हर युग में पैदा होता है। बस शर्त यही है कि हर युग में द्रोणाचार्य पैदा हो। तो दोस्तों, आपको सिर्फ मेरे साथ देने की जरूरत है, आपको मेरे साथ आवाज उठाने की जरूरत है। निजी हित को छोड़िए, सामूहिक हित के लिए आगे बढ़िए। मैं वो दिन दूर नहीं कि समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी दिखाई देगा। अब मैं बेलसंड की तरफ आपको ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बेलसंड में कुछ एक दलाल बैठे हुए हैं, उसमें एक अजीत कुमार है दलाल विधायक का। मैं आज तक नाम नहीं ले रहा था इस व्यक्ति का, लेकिन आज मैं आपको नाम लेके बताना चाहता हूँ। ये इतना बड़ा दलाल और चोर आदमी है, इसकी वजह से बेलसंड का जो विकास रुका हुआ है, इस चोर की वजह से, इस दलाल की वजह से, इस अजीत कुमार की वजह से आपका रुका हुआ है। कारण ये, आपके विधायक जो सुनीता सिंह चौहान है और राणा रणधीर सिंह चौहान है, उसका खास दलाल है ये, उसका खास पिट्ठू आदमी है और ये सिर्फ अपने फायदे के लिए और ठेकेदारी के लिए काम करता है। दोस्तों, ये इसके एक पेविंग ब्लॉक्स की, ईयू ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं, उसकी एक फैक्ट्री भी है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये कुछ दलाल पत्रकारों से इसने एक वीडियो बनवा लिया था। उस वीडियो में डीएम साहब भी गए थे। डीएम भी दलाल के पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ईमानदार लोगों के पास इनका गुजारा नहीं होता है, तभी तो लक्ष्मण पटेल के साथ इनकी जोड़ी इतनी जमती है। इस अजीत कुमार ने उस वीडियो में दिखाया कि इसके फैक्ट्री के अंदर 150 व्यक्ति काम करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 10 से ऊपर व्यक्ति काम नहीं करता इस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन ये सिर्फ नाम कमाने के लिए, झूठे उसके लिए उसने ये दिखाया वीडियो के अंदर, वो भी दलाल पत्रकारों को पैसा देकर, फर्जी पत्रकार हैं, उसको पैसा देकर इसने वीडियो बनवाया और उसमें 150 लोगों को काम करते हुए दिखवाया। तो इस तरह के दलाल लोगों की, अजीत कुमार जैसे दलाल लोगों की वजह से बेलसंड विधानसभा का विकास रुका हुआ है। ऐसे लोगों को समाज में पहचानने की जरूरत है, ऐसे लोगों को जूते की माला पहनाने की जरूरत है और ऐसे लोगों को समाज से दूर रखने की जरूरत है, तभी आपके बेलसंड का विकास हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी जितनी सड़कें हैं बेलसंड की और जितनी स्कूलें हैं, उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय, जर्जर स्थिति में है। कहीं भी शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। मैंने आपको बताया, मुंशी चौक से लेके और एक बाजार है, उस बाजार तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है। उसी मुंशी चौक से कहतरवा की जो सड़क है वो भी खराब है। ये सिर्फ ये दलाल लोग जो बैठ के बेलसंड में सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं
और आपको ये कहीं भी फायदा नहीं पहुंचाते। समाज के ये बिल्कुल ही दीमक है, समाज में ये बिल्कुल ही ये भेड़िए हैं, भेड़िए। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों को दूर करने की जरूरत है। मैं अब विधायक जी से भी ये कहना चाहूंगा, सुनीता सिंह चौहान, मैं विधायक प्रतिनिधि राणा रणधीर सिंह चौहान से भी अपील करना चाहता हूं अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि ऐसे दलालों से अगर दूरी नहीं आपने बनाया तो वो दूर नहीं कि आपको धूल चाटनी पड़ेगी इसी बेलसंड की धरती पे। और मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों कि आपके धरती के अंदर धरती पुत्र हैं, आप उस धरती पुत्र को पहचानिए और अपने धरती पुत्र को चुन के विधायक बनाइए, नेता बनाइए। बाहरी व्यक्ति कभी भी आपका भला नहीं कर सकते हैं, ऐसे बाहरी व्यक्ति को भगाने की जरूरत है। आपका जो चुनाव होना चाहिए वो धरती पुत्र बनाम बाहरी पे होना चाहिए। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपका भला कभी नहीं कर सकता। अगर बाहरी व्यक्ति आपका भला करता तो रमा देवी सांसद अभी तक कितना भला कर चुकी होती शिवहर का, और आपके जो सांसद हैं सुनीता सिंह चौहान कितना भला कर चुकी होती बेलसंड की धरती का। लेकिन दोनों उदाहरण आपके सामने हैं, इसलिए चुनाव हमेशा धरती पुत्र बनाम बाहरी के उस पर होना चाहिए। और मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे बाहरी लोगों को जूता मार के भगाइए। ऐसे बाहरी लोग जब तक रहेंगे आपका खून पीते रहेंगे। ये सिर्फ अपना और अपना भला करना चाहते हैं और अपने कुछ चमचों और दलालों का, जिसका नाम मैंने मुख्य रूप से आपको लिया है, और दो और हैं जिनका नाम मेरे पास आ रही है। अगर इन दोनों व्यक्ति को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इन दलालों को नहीं हटाएंगे तरियानी से, बेलसंड से, आपका भला नहीं होने वाला दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ, शिवहर जिले से खबर आ रही है कि बाढ़ के कारण नेटवर्क नहीं आ रही है और बिजली सेवा बाधित है, जिसकी वजह से मुझे लोग नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को बाद में देखें, काफी इसमें सीख है और काफी काम की बातें मैंने आपको बताया है। कमरौली स्कूल निर्माण की सच्चाई के लिए पोस्ट आपको, हाँ बिल्कुल, आप मेरा पोस्ट देखें, लेकिन कोशिश करेगा अगर इसमें आ सकता है पोस्ट, वो अगर आप डाल सकते हैं तो इस लिंक में भी भेज दीजिए। हम अपने टीम के सदस्यों से, हमारी टीम काफी बड़ी है दोस्तों, और अगर कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, बुजदिली अगर आपके अंदर है तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। ये तो डीएनए में कमी है या खून में कमी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं, भगत सिंह बनना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। इतनी किसी में हिम्मत नहीं, इतना आप किसी भी व्यक्ति में इतना इतना दम नहीं कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सके दोस्तों। आप बिगाड़ना होता तो सबसे ज्यादा चुनौती मैं देता हूं और मुझे लोग करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गलत जो होते हैं वो बेहद कमजोर लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आगे आइए, आवाज उठा रहे हैं, आप सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ाइए, आवेदन लिख के दीजिए। और दूसरी बात और कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास रिकॉर्डिंग है उन लोगों को, रिकॉर्डिंग वाले लोगों को खुद ही आवेदन लेके और रिकॉर्डिंग को सीडी में डाल के पहुंचाना पड़ेगा। कार्रवाई की 100% गारंटी है। अभी मैं 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कल शुरू करने जा रहा हूं, 2 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है, उनके खिलाफ मैं कल कार्रवाई शुरू करूंगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं दोस्तों। जो लोग मुझसे नहीं जुड़ पाए वो मेरे वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना फायदा होगा। आरटीआई लगाएं और आरटीआई की जो प्रक्रिया है वो हमसे भ्रष्टाचार विरोधी मंच के ग्रुप में जुड़ के सीखें। इस तरह से आपका ज्ञानवर्धन होगा। हमने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है दोस्तों। उस यूट्यूब चैनल पे मैं संविधान से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। संविधान के बारे में डेली एक लेक्चर देता हूं मैं, तो आप उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने उस यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं उस यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको भेज रहा हूँ। और जो कमरौली की सच्चाई है वो इस लिंक पर देखें, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, उस लिंक पर आप दे सकते हैं। जी जी, मैं बेलवा डैम पे बात कर चुका हूं और बेलवा डैम पे मैं आगे भी बात करता रहूंगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।